ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम सलमान एंड हारून। क्या हाल चाल है आप दोनों के? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? जी, जी, बिल्कुल ठीक-ठाक है। ठीक। आप बताएँ, आप ठीक हैं मुबशिर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक जा रहा है। आज आपको थोड़ा-सा आपका टाइम लेने के लिए कॉल की है। स्पेशली हम बात करेंगे आज नर्सिंग हायरार्की जो स्ट्रक्चर है जो इंग्लैंड के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो इंटरनेशनल नर्सेस आ रहे हैं वो किस तरह अपने आप को उसमें ग्रो कर कर सकते हैं, एंड हाउ दे फाइंड देयर वे फर्दर पॉसिबल इन दिस हायरार्की। जॉब स्ट्रक्चर है, जॉब ड्यूटीज है, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड बेनिफिट्स क्या है इंग्लैंड में रहने के और इस हायरार्की स्ट्रक्चर में रहने के, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना अपना तारुफ करवाइए एंड लेट्स बिगिन द डिस्कशन। ठीक, मेरा नाम हारून उबैद है। मैं शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग से ग्रेजुएट हुआ हूँ 2018 में। फिर वहाँ पे मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की 19 में, एंड आफ्टरवर्ड्स मैं 19 से 2023 तक मैंने फिर वहाँ पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में सीसीयू के अंदर काम किया। सुमरान भाई वहाँ पर हेड नर्स थे, और आप जानते होंगे कुछ स्टाफ हमारे अपने स्टूडेंट्स वहाँ पे भी काम करते। तो वहाँ पर मैंने किया है 4 साल का, 19 से 23 तक किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर स्विच हो गया यूके में। तो अब मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। राइट। मेरा नाम सुलेमान है, आप सब लोग जानते ही हैं, और मुबशिर भी। मुबशिर और मैं, हम दोनों क्लासमेट्स हैं 2016 के बैच। 16 और हमने जब ग्रेजुएशन के बाद उसी तरह काम वगैरह तो स्टार्ट किया ही, जिस तरह सब लोग करते हैं। फिर सारे मामलात करने के बाद 2021 में यूके में आए, और फिर यहाँ पे काम स्टार्ट किया साउथपोर्ट एंड होम्स के एनएचएस ट्रस्ट के अंदर। फिर वो बाद में मर्ज हो गया है अभी, एंड नाउ इट्स कॉल्ड एज मर्जी इन वेस्ट लैंकाशायर टीचिंग हॉस्पिटल्स। और हम मैंने स्टार्ट किया था 2021 में एज अ बैंड 4, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ बैंड 7। और ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है इन 2 सालों के अंदर। और आई एम वर्किंग इन मेडिकल एजुकेशन एज अ क्लिनिकल स्किल्स ट्यूटर। और मैं मेडिकल एजुकेशन में मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, जो अंडर ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, एच हिल यूनिवर्सिटी, और जॉन मोर्स। और उसके अलावा फिर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं जो FY1s FY2s, उनके साथ कुछ सेशंस करते हैं। और ALS भी पढ़ाता हूँ मैं। और बस कुछ थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स की हैं इन कुछ सालों में, और इससे अभी एंड स्टिल काउंटिंग। तो No, that's really amazing. Very big achievements they are. ये कोई छोटी मोटी achievements नहीं है for the people like us who coming from a third world and you are teaching first world students here. That's a big achievement, man. तो उसी सिलसिले में हम बात करते हैं, आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। That you started at from band 4 and then after 2 years, around 2 or 3 years, you now on band 7, which is marvelous achievement. मैं और बैंड 7 के भी टॉप पे हूँ, बैंड 7C पे। Wonderful. That's even great. और बस ये है कि मैं सबसे पहले तो ऑब्वियसली बिकॉज हम रब्बे जुल जलाल के मानने वाले हैं, और हम ये समझ सारा क्रेडिट हमारी मेहनत शायद 20% है, बाकी 80% उसकी ग्रेस है, उसका फजल है जो है, और हम इंजॉय कर रहे हैं। अदरवाइज तो शायद हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले और ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं इस दुनिया में। राइट। सो सलमान, सबसे पहले बात करते हैं, जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि इंटरनेशनल नर्सेज जो आते हैं किसी भी कंट्री से आते हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, हम स्पेशली बात करेंगे अपनी कंट्री से, क्योंकि ज़्यादातर हमारा किसी से इंटरेक्ट होता है तो पाकिस्तान से ही होता है। बहुत कम इस चैनल को फॉलो करते हैं, कुछ इंडिया से और कुछ नेपाल से नर्सेज, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी नर्सेज हैं। तो
जो स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्की है ये इंग्लैंड में बैंड्स ऑफ नर्सेस, तो वो क्या है? ठीक है, जो बैंड 4 से लेके बैंड 9 तक जो है उसके ऊपर आज बात करते हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट द हायरार्की ऑफ द स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम बैंड 4। हायरार्की को स्टार्ट करने के लिए आई थिंक हमारे पास हारून है। एक साल अभी इसको यहाँ पे हुआ है और आई थिंक ही हैज गॉट मोर रीसेंट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ इनिशिएशन के किस तरह से उसने स्टार्ट किया। तो आई थिंक हारून से हम बात करते हैं कि उसने बैड कैसे क्या उसका एक्सपीरियंस था। अगेन थैंक यू फॉर बोथ ऑफ यू और इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी थैंक यू। सो मुबशिर, हम बात कर लेते हैं एज यू सेड के बैंड 4 से हम स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं इस कंट्री में आया, बेसिक तो अब ऑलमोस्ट सबको ही पता है कि हमें OET या आइल्स पास करना और कितने में हमें स्कोर करना है, हम उस पर बात नहीं करते। है जब हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो हमसे वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट से बात करते हैं कि जब हमें वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसके अंदर बात की जाती है कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स ये देने जा रहे हैं। उसमें हमारा हो जाता है कि हमें ये OET या आइल्स के जो हमने वो हमें पैसे रिम्बर्स कर देते हैं, फिर वो हमें इस चीज़ के लिए भी हमें आगे करके हम जब यहाँ पे आएंगे तो हमें OSCE भी वही करवाएंगे, उसका एक्सपेंस भी वो ले लेते हैं। और फिर हमारा जो वीज़ा फीस सब कुछ यहाँ के ट्रस्ट करते हैं, बट इट वेरीज, कुछ ट्रस्ट वो पे करते हैं, कुछ नहीं करते। खैर जब हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया जाता है, हम यहाँ पर आते हैं, तो कुछ ट्रस्ट विद इन 3 months OSCE के लिए हमें प्रिपेयर कर देते हैं और हम अपनी OSCE देते हैं। कुछ ट्रस्ट 6 months का टाइम लेते हैं, बट आजकल ये टाइम बहुत कम हो गया है। अब कुछ ऐसा हो रहा है, जब मैं आया था तो मेरी OSCE पहले ही बुक हो चुकी थी जब मैं इस कंट्री में आया। सही। मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैं इस कंट्री में मूव हुआ, यहाँ पर आके हमारी आते साथ ही क्लासेस स्टार्ट होगी OSCE के लिए। OSCE मैं बताता चलूँ, आपको पता होगा खैर हमारे व्यूअर्स के लिए कि OSCE इतनी ज़रूरी है कि अगर हम OSCE पास करेंगे तो हमें पिन जनरेट की जाती है। जैसे हमारे पास पाकिस्तान में हमारे पास PNC मिलता है हमें, ऐसे यहाँ पे NMC है। तो हमें जब उसकी पिन मिल जाएगी तभी हम प्रॉपर नर्स यहाँ पे बन पाते हैं, तभी हम ये मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सारे स्टफ कर सकते हैं। तो जब इधर मूव किया, फिर हमने OSCE दी। OSCE जब तक हम OSCE नहीं देंगे तब तक हम बैंड 4 पे होंगे। बैंड 4 पे यहाँ पे स्टूडेंट नर्सेज जिनको कहा जाता है, उनको ये बैंड 4 पे रख लेते हैं। फिर यहाँ पर एक HCA होते हैं जो कि नर्सेज और HCA लाइक हमारे वहाँ पर जैसे नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, तो उनको यहाँ पे बैंड 2 पे रखा जाता है। तो हमें आते साथ ही यहाँ पर बैंड 2 नहीं रखते, हमें रखते वो बैंड 4 हैं कि मीनवाइल जब तक हम अपनी OSCE कंप्लीट नहीं करते, हमें पिन नहीं आती, हमें वो बैंड 4 रखते हैं। हमें पे जो है वो बैंड 4 के अकॉर्डिंग करते हैं, बट हमारे ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हम मेडिकेशन नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट कोई भी स्किल प्रोफेशन का परफॉर्म नहीं कर सकते। हमें उसके लिए हमारे बैंड 5 का नर्स का होना बहुत ज़रूरी है कि हम अंडर द सुपरविजन ऑफ बैंड 5 और बैंड 6 हम अपने स्किल्स को आगे कर सकें, और सेम विद मेडिकेशन और एवरीथिंग। लेकिन जब हम अपनी OSCE कर लेते हैं, हमें पिन जनरेट हमारी हो जाती है, तो हम फिर प्रॉपर बैंड 5 बन जाते हैं। फिर हमारा ड्रेस कोड भी चेंज हो जाता है, हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेंज होती हैं, हमारी जो पे सैलरी है वो भी चेंज हो जाती है। पहले हम बैंड 4 पे यहाँ पर आते हैं, फिर हम बैंड 5 को कंटिन्यू करते हैं। फिर बैंड 5 के अंदर सेम कैटेगरी 5A 5B 5C, तो टॉप ऑफ द बैंड फिर आते हैं 5 पे। फिर ये जो उनसे पर एनम के अकॉर्डिंग वो चेंज कर रहे होते हैं, हमारे अप्रेजर्स जा रहे होते हैं, उसकी बेस पे वो चेंज कर रहे होते हैं। फिर जैसे 5A 5B 5C एंड देन हम 6 पे स्विच करते हैं, फिर 6 के 3 लेवल्स, और फिर 6 के बाद 7। और जैसे माइकल भाई ने सलमान भाई ने बताया है कि ये अब 7 के टॉप में, इट मीन्स कि उन्होंने 5 के भी तीनों जोन क्लियर कर लिए, 6 के भी और 7 के भी अब ये लास्ट में है। तो यहाँ पे ये हायरार्की है नर्सिंग के, जैसे हम पाकिस्तान से आ रहे तो हम इस हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। How would we differentiate between the 3 ABC of band 5? इनका जो duty का difference है, the job difference, typical jobs they're performing in the hospital, how they are different? ये एक्सपीरियंस की बेस पे है। जैसे अब मैं इस कंट्री में आया तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस चेक करेंगे, इफ इट्स मोर देन 4 years तो फिर वो उसको 5B पे मुझे हायर कर लेंगे मिड में। अगर मैं बिल्कुल ही फ्रेश हूँ, मेरे पास 3 साल से भी कम का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, तो मैं बिल्कुल 5 के फर्स्ट स्टेप पे आऊँगा, 5A पे आऊँगा। उस पर सैलरी भी थोड़ी चेंज होती है, और फिर मेरा वो एक्सपीरियंस वो काउंट नहीं करते। लेट्स से वो 3 years का जो एक्सपीरियंस है उसको, उनके लिए हमारा एक्सपीरियंस इतना मैच्योर नहीं है कि हम प्रॉपरली पेशेंट को लुक आफ्टर कर सके। फिर जैसे जैसे हमारा लेवल चेंज होता है 5A 5B 5C, तो हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज ऐसे तो नहीं होती, 5 के अकॉर्डिंग ही रहेंगी। बट ये है कि नर्सेज का जो आपका ग्रुप होता है, लेट्स से कि आप एक शिफ्ट में 5 नर्सेज हैं, तो 5 नर्सेज अगर सारी 5 लेवल की हैं तो 5C जो है उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा कि ये मोस्ट एक्सपीरियंस नर्स है इनमें,
तो उस टाइम पे उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग वो नर्स इंचार्ज बन जाएगा। वैसे यहाँ पर बैंड 6 ही नर्स इंचार्ज होता है और हर शिफ्ट में बैंड 6 होता है, बट इन सम केसेस अगर नर्सेज की शॉर्टेज है तो फिर इसके अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है लेवल्स को। ओके Just to add a little bit in this conversation, basically अगर आप physical differentiation की बात करेंगे तो in terms of 5A, 5B, 5C, in terms of dress code या in terms of physically आप किसी को देख कर नहीं बता सकते कि ये 5A है, 5B है या 5C है। और नंबर 1 डिफरेंशिएशन ये है। नंबर 2 ये है कि बेसिकली जैसे हमारे पाकिस्तान में भी, बिकॉज पाकिस्तान को हम एज अ रेफरेंस इसलिए कोट करेंगे ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन बिकॉज वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और एक स्टैंडर्ड जो हमारे ज़हन में है हमारा अपना सिस्टम है, बट अकॉर्डिंग टू हमारे अपने सिस्टम की अगर आप उसको देखें तो 5A इज़ अ फ्रेशर, बिल्कुल बेस। राइट 2 years के बाद एक इंक्रीमेंट लगता है जो आपको 5A से 5B पे कर देता है, और सैलरी में आपकी जंप लगता है। 5A की सैलरी डिफरेंट है, 5B की सैलरी डिफरेंट है। फिर अगेन 2 साल के बाद, अभी हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रेशर पर्सन हु इज जस्ट कमिंग एंड जॉइनिंग ऑन 5A। अच्छा, एक और भी बात हारून ने मेंशन किया कि इनके ट्रस्ट में इनके एक्सपीरियंस को काउंट किया जा रहा है जो पाकिस्तान में है। अब दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड ऑल ओवर यूके, यस बिकॉज हर ट्रस्ट का डिफरेंट क्राइटेरिया है। अब जैसे मैं और जीशान या और भी कुछ लोग जो आए हैं, अब हमें जब हायर किया गया तो हमें 0 विदाउट एनी एक्सपीरियंस के हायर किया गया, यानी कि 5A के ऊपर हायर किया गया, बिकॉज दे सेड कि आपका एक्सपीरियंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड्स। सो अगर तो कोई चीज, अब ये डिस्क्रेशन है, पॉलिसी नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रेशन एंड पॉलिसी। पॉलिसी हैज टू बी फॉलोड, बट डिस्क्रेशन ये है कि इफ मर्जी वेस्ट लैंकाशायर नहीं दे रहा और डैरेंट वैली दे रहा है, बिकॉज ये उनके डिस्क्रेशन पे है, उनकी स्वाबदीद उर्दू में हम कहते हैं, उनकी अपनी स्वाबदीद है, अगर वो देना चाहें तो दे दें, बट यू कांट क्लेम इट बिकॉज इट्स नॉट अ पॉलिसी। पॉलिसी से कि अगर आपका इंटरनेशनल या ओवरसीज एक्सपीरियंस है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट अप टू NHS स्टैंडर्ड्स। सो NHS का एक्सपीरियंस जो है उसको काउंट किया जाता है एवरी 2 years, इंक्रीमेंट लगता है 5A 5B, फिर इंक्रीमेंट लगता है 2 साल के बाद, देन यू आर 5C एंड दैट्स इट। अब जैसे हमारे वहां पे होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप एवरी 2 years या मूव करते जाते हैं, 5C पे जाके स्टॉप है, यू हैव टू अप्लाई फॉर द बैंड 6 जॉब। अब आप अप्लाई करेंगे, वही तरीका है, शॉर्ट लिस्ट होंगे आपकी अगर एप्लीकेशन आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उसमें 2 क्राइटेरियाज होते हैं, एक एसेंशियल होता है, एक डिजायरेबल होता है। एसेंशियल यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आईसीयू में हायर हुआ है, बिकॉज नॉट फॉर ऑल द NHS ट्रस्ट इन यूके, every trust does have different, you mentioned discretion as well as the policy. अगर कोई बंदा आईसीयू में काम कर रहा है, वहां पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्या ये आपके भी उधर भी ऐसा ही है? क्योंकि फॉर एग्जांपल वो अगर आईसीयू में काम कर रहा है, देन ही हैज टू ऑप्ट अप, आईटीयू का एक कोर्स होता है, वो कोर्स करना पड़ेगा, देन ही विल गो फॉर द बैंड 6, अदरवाइज ही कांट। अच्छा, अब आईटीयू इज अ डिफरेंट स्टोरी। अब उसका रीजन यह है कि उनकी एक कॉम्पिटेंसीज की एक लिस्ट है, उनकी कॉम्पिटेंसीज को पूरा करने के लिए यू रिक्वायर, I think if I'm not wrong, minimum I think it's a period of 5 years. Over the 5 years आपको उन सारी competencies को achieve करना है। अगर तो आप उन सारी competencies को achieve कर लेते हैं, only then you are eligible to apply for Band 6. But again, it depends के आप trust to trust और चीजें वेरी कर सकता है, बिल्कुल चीजें वेरी कर सकती हैं। ICU का डिफरेंट क्राइटेरिया, ICU is a whole different story, क्योंकि उनकी अपनी कॉम्पिटेंसीज हैं, उनका अपना एक सिस्टम है, उनका अपना एक तरीकाकार है। बट वी कैन से कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो ICU में काम नहीं कर रहा, ही स्टार्टेड फ्रॉम वार्ड, किसी भी वार्ड से वो अगर स्टार्ट करता है, उसके लिए बैंड 6 तक पहुंचना इजी है एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज वर्किंग इन ITU।
spot on, exactly because उस बंदे को in terms of competencies की कोई limitation नहीं है। Yes. उसकी वजह ये है कि आईसीयू के अंदर आप एक एज एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर आपको डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज को अचीव करना है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल वार्ड के अंदर की क्या कॉम्पिटेंसीज है, आईवी मेडिकेशन है, अपना फायर ट्रेनिंग है, या फॉर एग्जांपल जितनी भी अपना बेसिक सारी की सारी बेसिक मैंडेटरी ट्रेनिंग्स कहते हैं हम इसको, ईएसआर पे आपको मिलती हैं। Yes. आपने उन सब को उनकी कंप्लायंस आपको अपनी 100% करनी होती है। Yeah. तो वार्ड में कंप्लायंस को 100% करना कंपैरेटिवली इजियर है एज कंपेयर टू द आईटीयू सेटिंग। अब आईटीयू के अंदर आई डोंट थिंक कोई सैलरी का भी कोई इतना डिफरेंस नहीं है। अगर आप ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं, अगर आप बैंक करते हैं तो उस पे डिफरेंस है, अदरवाइज रेगुलर रूटीन सैलरी बैंड 5A B C सब डिफरेंस। It all depends your personal choice if you want to work in ICU or if you want to work in ward. अब I would say if you talk about me myself that अगर आप मेरी पर्सनल बात करेंगे, I definitely don't recommend never go to ICU because it's like a pit hole जहाँ पे आप गिर जाएंगे और फिर आप वहां से उठ नहीं सकेंगे, और फिर उसके लिए आपको बहुत, अगर आप बहुत शार्प हैं तो फिर आप 3-1 साल के अंदर मैनेज कर पाएंगे शायद उस पिट होल से बाहर निकलने की, बट अदरवाइज आई थिंक 3 years more than enough है। I am still at my 2 years and I have not completed 3 years, so you can see the difference. Sure. But again it's आपकी personal एक capacity पे भी depend करता है। Yeah, it depends. For example, a person who wants to become ICCP in this country, वो आगे जाके nurse practitioner बनना चाहता है, critical care nurse practitioner बनना चाहता है, that's the best way to go forward for him. Lekin it's all depends, depends on personal choice, whatever you want to become in your life. Okay, for example, ठीक है, आप वार्ड में काम करना चाहते हैं या आईटीयू में काम करना चाहते हैं, it all depends on your choice. नेक्स्ट जो बैंड 6 है, आपने बैंड 6 पे काम किया, बैंड 6 और बैंड 5 की जो जॉब डिफरेंट, जो स्ट्रक्चर है वो कितना डिफरेंट है, और उस पे आप किस तरह काम करते थे, एंड हाउ डिड यू प्रोग्रेस फ्रॉम बैंड 5 टू बैंड 6? इसमें हैक क्या है, स्टोरी क्या है, आपने कैसे इसको किया, एंड ताकि आपकी जो स्टोरी है वो दूसरों को भी थोड़ा मोटिवेट कर सके। बिल्कुल ठीक है। आप सबसे पहली तो बात यह है कि बिकॉज जब आप बैंड 5 जो है उससे जब आप बैंड 6 पे मूव करते हैं तो दैट इज अ लीडरशिप रोल। मेन डिफरेंस ये है कि वो एक लीडरशिप रोल है, और लीडरशिप एक स्किल है प्लस एक क्वालिफिकेशन भी है। और लीडरशिप इज नॉट समथिंग दैट स्टैंड्स अलोन। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों स्किल्स को देखते हैं। आपके जो वार्ड की जो सीनियर लीडरशिप है वो उसको देखती है, जिसमें मेट्रन्स हैं, आपके वार्ड मैनेजर्स हैं। अब जब वो उसको देखते हैं आपके कि आप कितने ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं इन टर्म्स ऑफ योर लीडरशिप स्किल्स एंड मैनेजमेंट। अब इससे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, अगर इजी टर्म में इसको, और अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो को ले लें, जैसे वार्ड में टीम लीडर जो होता है उसको यहाँ पे आप कंपैरिजन कर लें बैंड 6 से, जो बेड साइडर्स होते हैं उनको कर दें बैंड 5 से। सो बेड साइडर्स बैंड 5 पे होंगे, टीम लीडर जो होगा बैंड 6 होगा। अब हमें इजी है कि हमारे वार्ड्स में जो पाकिस्तान में टीम लीडर के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेम यहाँ पे ये कुछ डिफरेंसेस हैं, कॉम्पिटेंसेस और डिफरेंट यहाँ से, बट जब मेन वो एक शिफ्ट चलती है तो वो उसके अकॉर्डिंग चल रही होती है। और बैंड 7 को हमारे वहाँ पे एज अ हेड नर्स ले लें, तो ये इनका सिनेरियो यहाँ पे जा रहा है, उसको अगर हम कंपेरिजन करें आगे प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अब बैंड 6 की जो जॉब है उसको एक्वायर करने के लिए नंबर 1 ये है, मैंने पहले जिक्र किया कि 2 किस्म की क्राइटेरियाज हैं आपकी जॉब के लिए, एक इसेंशियल है, एक डिजायरेबल है। इसेंशियल ये है कि अब डेफिनेटली हो, और डिजायरेबल ये है कि अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मसला नहीं है। बट अगर अब अगेन इट कम्स टू कंपटीशन, अगर एक बंदा ऐसा आ रहा है जिसके पास इसेंशियल भी है और डिजायरेबल भी है, और आपके पास सिर्फ इसेंशियल है, and you both are going to the interview, it means you have to give 10 times more tough job to
दैट पर्सन जिसके पास दोनों क्राइटेरियाज हैं. बट इवेंचुअली अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, सो दैट्स योर फर्स्ट अचीवमेंट कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. बेसिकली इंटरव्यू रखने का मकसद ये है कि इंटरव्यू ही बेसिकली आपकी जॉब का डिसाइडिंग फैक्टर है. और बैंड 6 का इंटरव्यू वार्ड मैनेजर और मेट्रन दोनों मिलके करते हैं. अच्छा, अब बैंड 6 की जो मेजर रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, ऑब्वियसली आप डिग्री ग्रेजुएट तो हैं जिसको एनएमसी ने रिकॉग्नाइज किया है, बट हमारे मास्टर्स की क्वालिफिकेशन को एनएमसी रिकॉग्नाइज नहीं करता. इसलिए हमारा मास्टर्स जो है वो इज इक्वल टू 0 है, आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दोबारा से मास्टर्स करना पड़ता है. प्रोफेशनल मास्टर्स जो नर्सिंग का जैसे आपने किया है, तो आपको दोबारा से करना पड़ता है. अब उसके लिए या जैसे मैं कर रहा हूँ, सो उसके लिए आपको लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. अब वो आप कहाँ से कर सकते हैं? डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्टैंड अलोन कोर्सेज ऑफर करती हैं. एनएचएस इंग्लैंड आपको कोर्सेज ऑफर करता है. एनएचएस लीडरशिप एकेडमी आपको कोर्सेज ऑफर करती है, जिसमें कुछ फ्री हैं कुछ पेड है. उसमें और बहुत सी जगह रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जो आपको लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन ऑफर करता है. राइट. अब जितने ज्यादा आपके पास लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन होंगी, उतना आपका चांस ब्राइट हो जाएगा. बट अगेन इट कम्स टू योर इंटरव्यू. डिसाइडिंग फैक्टर इंटरव्यू है. बेसिकली दे डोंट वांट पीपल जिनको कैनला बहुत अच्छा लगाना आता है. दे डोंट वांट पीपल जिनको फॉर एग्जांपल कह लो कि फौरन से मरीज को वो कितना अच्छा सीपीआर कर लेते हैं, कुछ भी इन टर्म्स ऑफ इस तरह की चीजें फिजिकल स्किल्स, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है. अब 2 किस्म की स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स. बेसिकली दे वांट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम up to the mark in you. नॉन टेक्निकल स्किल्स में आपकी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्किल्स हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, आप कितना अच्छा सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, बैड न्यूज़ को कितना अच्छा ब्रेक कर सकते हैं, फैमिलीज के साथ रेपो बिल्डिंग कितनी अच्छी है आपकी जब आप एज अ लीडर वार्ड के अंदर खड़े हुए हैं किसी शिफ्ट के ऊपर, तो हाउ यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग. अब इसके इंटरव्यू में डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल एक कॉमन क्वेश्चन है कि आप शिफ्ट पे एज नर्स इंचार्ज हैं और आपको पता चला है कि आपके 2 HCAs आपस में लड़ पड़े हैं. व्हाट यू आर गोइंग टू डू? यस. सो अब इसमें आप कोई मैथ का क्वेश्चन तो है नहीं कि 2 + 2 4 होगा. So now it comes to your own clinical judgment that how you are going to approach the situation. So अब ये लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज क्या करते हैं? ये आपको इनेबल करते हैं इन सारी सिचुएशंस को डील करने के लिए. राइट. कि आपने इस किस्म के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, ये सारे के सारे सिचुएशंस को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं. अब अक्सर मैंने आई डोंट नो, लोग सोचते होंगे कि यार इस बंदे ने कैसे पहुंच गया यहाँ तक, या क्या करता रहा है या क्या नहीं करता रहा है. बट I have got in my CV, in my bag, more than 15 leadership and management courses. I think NHS Leadership Academy के पास कोई ऐसा leadership and management का कोर्स नहीं है जो मैंने ना किया हो. और RCN के leadership and management के कोर्सेज मैंने किए हैं. Advanced Clinical Practice का leadership and management का मॉड्यूल मैंने कर लिया है. और इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन, मैरी सीकोल एक बहुत रेप्यूटेबल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का कोर्स है. मैरी सीकोल मैंने किया NHS लीडरशिप एकेडमी से. उसके बाद कोर मैनेजर्स, इंक्लूसिव लीडरशिप, फिर और काफ़ी सारे लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं जो मैंने किए हुए. तो बेसिकली लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी मैनेजमेंट की जॉब के लिए. includes band 6, includes band 7, ward manager, and even includes band 8A matron. How long does it require to have a band 5 experience to become band 6 nurse? In terms of experience, individual to individual differ करता है. Right. Experience के लिए
कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो यू कैन बिकम अ बैंड 6. Doesn't matter if you have got enough experience. For example, 2 years का band 5 का experience है आपके पास, you are eligible to go for band 6 job. And अगर आप band 6 की job के लिए जाते हो तो क्या क्या चीजें आपको चाहिए, अभी जैसे मैंने मेंशन किया, that's a part of it. It comprises of probably 9 to 10 questions. और जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं they are legends in this field. वो डेली बेसिस के ऊपर आप जैसे कई लोगों को डील करते हैं और आप जैसे कई लोगों के साथ प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं, डील करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिकनेस एंड एब्सेंसेस और इस तरह की सारी चीज़ों को, तो ये उनको डॉज करना इज नॉट एन ईजी जॉब. वो आई वुड से कि दे आर लिविंग एक्सरे मशीन्स. वो आपका एनालिसिस कर लेते हैं ऊपर से लेके नीचे तक 5 मिनट के अंदर अंदर कि ये बंदा कैसा है. और पहले मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली पहले 5 मिनट में ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने आपको जॉब देनी है या नहीं देनी, और बाकी की सारी फॉर्मेलिटी है. इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. लाइक राइट नाउ मैं अभी वर्क कर जो कि वो लंदन के प्रेमिसेस में एरिया आता है जिस हॉस्पिटल में मैं जॉब कर रहा हूँ. मैं डे केयर और सेंटर में होता हूँ. तो वहाँ पर ऐसे है कि आपने एक्सपीरियंस की बात की, मैं उसको इसलिए ऐड करना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ मेरे वार्ड में नर्सेज जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 15 इयर्स एक्सपीरियंस है, वो स्टिल बैंड 5 पे हैं. 15 ईयर्स से ज़्यादा उनको काम हो गया. इवन कि अब तो वो रिटायर होने वाले हैं, बट स्टिल वो बैंड 5 पर ही हैं, बैंड 5 के टॉप में है, वो बैंड 6 पे स्विच नहीं हुए. सेम वही है कि लाइक अगर लेट्स से जैसे उन्होंने कहा कि विद इन 2 इयर्स वो 7 पे पहुंच गए हैं, तो इसका एक्सपीरियंस से कोई ताल्लुक नहीं है. इसका बेसिकली आपकी पर्सनल ग्रोथ से है, आपके स्किल्स पे है, आपके कोर्सेज पे है. जितनी जल्दी आप वो करोगे, आप जितनी जल्दी उनको अप्लाई करोगे, जितनी जल्दी आप इंटरव्यूज दोगे, ज़्यादा वो आपकी अपनी पर्सनल पेस पे है कि आप किस पेस पे एक्सेल करना चाह रहे हो. वो लोग नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हम जिस में हैं बस ठीक है, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं. तो आगे बढ़ने के लिए इट्स अप टू यू. Motivation is very important. Yeah. Very important. You need to be professionally developed. Whatever you want to become first. This is what you need exactly. Yeah. और professional maturity matters a lot as well. Right. आप कितने ज्यादा professionally mature हैं. अब एक बंदा आपसे बात कर रहा है और एक बंदा आपके साथ एक immature आदमी से बात कर रहा है. Even if you go to Tesco, आप वहां पे जाके किसी ऐसे बंदे से बात करते हो जो बिल्कुल फ्रेशर है या बिल्कुल इमेच्योर है, उसकी डीलिंग और एक मेच्योर आदमी की डीलिंग में बहुत फर्क है. जैसे कि किसी सेल्समैन के साथ या किसी टिल वाले बंदे के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और आप कहते हो यार आई वुड लाइक टू स्पीक टू योर मैनेजर, व्हाई यू से, एंड व्हेन मैनेजर कम्स, उसकी बात करने का अंदाज और स्टिल वाले बंदे के बात करने के अंदाज में बहुत डिफरेंस है. That is why he's a manager, or that is why he's still a till person. ये professional maturity जो है ये चाहिए. That what it wants. Right. हारून ने कुछ mention किया job duties के बारे में जो band 6 की है. Let's talk about the typical job duties or the job description we can say of a band 7, and we then compare from the band 6 nurse. बैंड 6 की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोस्टली वही हैं जो एक वार्ड मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. Right. अच्छा, अब ये भी कुछ ट्रस्ट में डिफर करती है ये चीज. आई हैव बीन अ बैंड 6, I have been a deputy ward manager as well. So deputy ward manager भी बैंड 6 है. लेकिन वो बाकी के बैंड 6 से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि वो अपने वार्ड मैनेजर को डेप्यूटाइज भी कर रहा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे. अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से मुराद, एक वार्ड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट्स से स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स, अटेंडेंस मैनेजमेंट, हेल्थ रोस्टर्स को मैनेज करना. अब फॉर एग्जांपल मैनेजर ऑफ सिक हो गया या किसी भी वजह से नहीं आ रहा, हु इज गोइंग टू डील विद इट, बिकॉज यूजुअली वार्ड्स के अंदर एक ही वार्ड मैनेजर है. अब अगर वो नहीं है तो वो सब कौन देखेगा? सो हियर कम्स द डेप्यूटी वार्ड मैनेजर. अगर वो बंदा फॉर एग्जांपल लॉन्ग एनुअल लीव पे गया, 2-3 हफ्ते है ही नहीं है, पीछे से इंसिडेंट्स को कौन देखेगा? पीछे से स्टाफ मैनेजमेंट कौन करेगा? पीछे से कोई कॉन्फ्लिक्ट बन गया उसको कौन देखेगा? कोई इंसिडेंट कौन डील करेगा? इसमें सेम वो अगर जैसे मैं कंपैरिजन करते पाकिस्तान के साथ, तो इसकी एग्जांपल आप ले लें हेड नर्स और असिस्टेंट हेड नर्स के साथ.
कि हेड नर्स जो है वो बैंड 7 है और जो डिप्टी मैनेजर की बात करें उसको असिस्टेंट हेड नर्स ले लें कि वो वो प्रॉपर एक शिफ्ट को भी चला लेता है, बट वो हेड नर्स के रोल्स को भी प्रॉपरली वो इंगेज रहता है, उस सारे मामला में भी वो सबको भी डील कर सकता है। तो इसको सिंपल कंपैरिजन में ऐसे हम देख सकते हैं। अब इसके जो अब इनका जो क्रॉसओवर है वो किस तरह से होता है? जो डेप्यूटी वार्ड मैनेजर है वो नॉर्मल शिफ्ट इंचार्ज और वार्ड मैनेजर के रोल में कैसे क्रॉसओवर ब्रिज का काम इस तरह से भी करता है कि जैसे कोई इंसिडेंट हुआ है उसकी मंथली मीटिंग्स होती है, पेशेंट सेफ्टी बोर्ड होता है जो फॉर एग्जांपल उसको डील करता है कि अब जैसे आप अक्सर हॉस्पिटल्स में डेटेक्स यूज होता है इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए। अब आपने डेटेक्स किया, अब वो डेटेक्स कहीं तो जाता है, राइट, बेसिकली वो डेटेक्स जाता है पेशेंट सेफ्टी बोर्ड को। अब पेशेंट सेफ्टी की जो टीम है उनका एक हेड होता है। अब उसने महीने में एवरी मंथ उन सारे के सारे डेटेक्सेस का एनालिसिस करना होता है जिनमें हार्म एस्टैब्लिश हुआ है पेशेंट को या पेशेंट की फैमिली को या किसी स्टाफ मेंबर को जिसमें हार्म एस्टैब्लिश हुआ है। अब वो हार्म अगर मॉडरेट या स्वेयर है तो उसका रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ता है। अब वो रूट कॉज एनालिसिस इज द जॉब ऑफ वार्ड मैनेजर, लेकिन वार्ड मैनेजर हैव गॉट 1 मिलियन जॉब्स टू डू। अब अगर इन केस वो नहीं है तो डेप्यूटी वार्ड मैनेजर इज डूइंग द रूट कॉज एनालिसिस, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन पे जा रहा है, देख रहा है क्या हो रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो में कॉर्नर्स कोर्ट की मीटिंग्स भी अटेंड करनी पड़ती हैं और बेसिकली आपका जो वार्ड मैन एज अ बैंड 5 you are responsible for your own patient safety, but as a ward manager or as a deputy ward manager you're responsible for everybody's safety and everybody's well-being और सारे के सारे मामलात। Not only the patients, the healthcare workers, the nurses, even the doctors who are working Everyone. in that, because it's nurses station, it's a nurses ward. yes I have seen that कि वार्ड मैनेजर्स और नर्सेस किस तरह से अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग देयर कंसल्टेंट्स एज वेल, राइट। एंड आई हैव और हमने इस तरह से किया है कि हमने अपने 2-3 कंसल्टेंट्स को मेडिकल स्टाफिंग से बात करके उनको चेंज भी करवाया इन टर्म्स ऑफ बिकॉज वेयर हमारी वार्ड की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज है वी हैव टू डील विद इट बिकॉज अल्टीमेटली इफ समथिंग गोज रॉन्ग we are the ones who have to be answerable in front of the execs and senior management. The management, yeah. तो ये है कि इस तरह से ये रोल डिफरेंस है डेप्यूटी वार्ड मैनेजर का, और डेप्यूटी वार्ड मैनेजर इज चोजन बाय द वार्ड मैनेजर. Right. And then we come to band 7 now. What the job difference is, the job differences between band 6 and band 7. That was, we were talking about band 6 and the deputy ward manager. और जो band 7 है. Sorry, I would like to add something as more to band 6 as well. अच्छा, band 6 में हमने ये नहीं सोचना कि सिर्फ band 6 का जो रोल है वो चार्ज नर्स या वार्ड सिस्टर का है. बैंड 6 के अंदर आपकी स्पेशलिस्ट नर्सेज भी आती हैं. Oh yes. आपकी स्पेशलिस्ट नर्सेज भी बैंड 6 के अंदर आती हैं और आपकी जिसकी एग्जांपल जो है वो आपकी TVNs और टिश्यू वायबिलिटी नर्सेज हैं, डायबिटिक नर्सेज हैं, पैलिएटिव नर्सेज हैं और डिफरेंट स्पेशलिटीज की जो नर्सेज हैं. दे क्रिटिकल केयर आउटरीच है, they are also band 6s. तो band 6 nurses जो हैं वो ये भी उसके ये सब भी band 6s में आते हैं. सिर्फ चार्ज नर्स और वार्ड सिस्टर्स ही नहीं आते. अच्छा, अब अगर फीमेल है तो वो सिस्टर है, अगर मेल है तो वो चार्ज नर्स है. और इसी तरह जब band 7 पे मूव करते हैं तो जो इन टर्म्स ऑफ वार्ड मैनेजर हम बात कर रहे हैं, अगर सिस्टर जो है वो band 7 बनी है तो वो सीनियर सिस्टर हो गई है, और जो अगर मेल बना है बैंड 7 तो वो सीनियर चार्ज नर्स हो गए. Yes, that's right. तो अब अगर बात करते हैं आपकी बैंड 7 की, आप राइट नाउ यू आर वर्किंग एज अ बैंड 7 इन द हॉस्पिटल. तो आपकी जो टिपिकल ड्यूटीज है इन अ टिपिकल डे, हाउ डज इट स्टार्ट एंड हाउ डज इट एंड? बेसिकली मेरी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अभी वो है क्लिनिकल स्किल्स ट्यूटर की. मैंने क्लिनिकल प्लेसमेंट के ऊपर क्लिनिकल स्किल्स ट्यूटर इन मेडिकल एजुकेशन. तो मेरा जो बेसिकली जो मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है
अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ डील करना। अच्छा, अब डिफरेंट क्लिनिकल स्किल्स ट्यूटर हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज के लिए, जैसे सर्जरी के लिए एक सेपरेट क्लिनिकल स्किल्स ट्यूटर है, मेडिसिन के लिए सेपरेट है, और स्पेशलिटीज के लिए सेपरेट है। मेरे पास जो एरिया है वो स्पेशलिटीज है, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स एंड गायनी, ये 3 स्पेशलिटीज को मैं डील करता हूँ। अब इनसे रिलेटेड हर चीज को मैनेज करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे साथ एडमिन स्टाफ भी होता है, आप सेक्रेटरी कह सकते हैं उसको कॉमन टर्मिनोलॉजीज में। वो क्या करती है, वो आपका टाइम टेबल मैनेज करती है, स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल्स मैनेज करना, एडमिन से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना। लाइक जब हम यूनिवर्सिटीज में थे तो हमारा टाइम टेबल डिजाइन हो रहा है, हम बोर्ड पे लग रहा है, अब बोर्ड पे नहीं लगता बिकॉज मॉडर्न टाइम है, तो वो ईमेल पे जाते हैं उनको, फिर एक एप्लीकेशन है टाइम टेबलर, उसके थ्रू वो उन तक पहुंचता है। फिर मेरा टिपिकल डे यूं स्टार्ट होता है कि मैं ऑफिस में गया हूँ, मेरी 8 to 4 मंडे टू फ्राइडे मेरी जॉब है, जिसके अंदर जाके, बिकॉज हम ईयर के शुरू में प्लान करते हैं, हमारे पास डिफरेंट प्लेसमेंट्स पे स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, मेडिकल स्टूडेंट्स। अब उनके हमने ऑस्कीज भी कंडक्ट करनी होती हैं, उनको डिफरेंट स्किल्स सिखानी होती हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी जितनी बेसिक स्किल से लेके एडवांस स्किल्स तक, जिसमें आपकी आ जाती हैं फिजिकल एग्जामिनेशन है, हिस्ट्री टेकिंग है, आपकी ABGs हैं, कैनलेशंस हैं, वेन्यूपंक्चर है, और डिफरेंट जितनी भी स्किल्स हैं। फिर उसके अलावा केस बेस्ड स्टडीज होती हैं, CBLs कहते हैं उनको, केस बेस्ड लर्निंग्स। फिर उसके बाद बेड साइड टीचिंग्स हैं, जिसमें हम उनको बेड साइड पे जाके एक पेशेंट, कोई भी पेशेंट है उसका केस लेना होता है उन्होंने, फिर उसके ऊपर प्रेजेंटेशन होती है, जैसे यू रिमेम्बर जैसे हम श्योर बिल्कुल उसी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के ऊपर जितने जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ये 2 से ये 3, ये 4, ये 5, ये इन सब की उसी तरह से वो करना होता है। एक दिन में डिफरेंट स्केड्यूल होती हैं आपकी क्लासेस के, आज आपका ये 3 के साथ ये है वो, मतलब फॉर एग्जांपल ये 3 को मैंने मॉर्निंग में ABGs की क्लास है उनकी, जिसमें ABGs के ऊपर लेक्चर है, और उसके बाद उनका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, फिर उसके बाद साइन ऑफ है, और जिस तरह से है। फिर उसके बाद इसी तरह से फिर आपने आफ्टरनून में उनके बेड साइड टीचिंग सेशंस होते हैं, जिसमें आप उनको लेके जा रहे हैं, आपको न्यूरो एग्जामिनेशन सिखा रहे हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट्स के पास लेके जाते हैं, वो आपके सामने हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट से प्रेजेंट करते हैं आपको। फिर इस तरह से दिन गुजरता है बेसिकली। You can say कि starting from band 5 to band 7, band 5 और band 6 जो है, they are more indulged into, more involved into what direct patient care, yes, direct patient care and clinical setting. But when you go for band 7, you are more involved in leadership, management roles, teaching. आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, तो आप एजुकेशन लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, एंड यू आर मेकिंग द वेज हाउ द नर्सिंग गोइंग फॉरवर्ड। Exactly. Okay, next, what is band 8 nurse now? Okay, band 8 जो है वो basically है आपका बैंड 8 में डिफरेंट है, बैंड 8A है, बैंड 8B है, बैंड 8C है। अच्छा, अब जो बैंड 8A है उनमें आप कॉमनली जो देख सकते हैं वो मेट्रन्स हैं, और हमारी फील्ड में अगर आप एजुकेशन की फील्ड में देखें तो हेड्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के, लाइक जैसे अभी मैंने कहा सर्जरी का, मेडिसिन का, ऑब्स एंड गायनीज का, फिर अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, फिर इस तरह से डिफरेंट उनके तो ये है। फिर बैंड 8A आपके एडवांस क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स भी हैं, जैसे कि आपने ACCP का जिक्र किया, एडवांस क्रिटिकल केयर प्रैक्टिशनर, एडवांस इमरजेंसी प्रैक्टिशनर, एडवांस इमरजेंसी प्रैक्टिशनर बैंड 7, बिकॉज उनके कुछ मॉड्यूल्स कम होते हैं बाकी पूरी डिग्री से। फिर नॉर्मली यही लोग कम्युनिटी प्रैक्टिशनर्स है, फैमिली प्रैक्टिशनर है, बिल्कुल वो डिपेंड करता है, वो हर यूनिवर्सिटी डिफरेंटली ऑफर कर रही होती है, एंड जो जिस ट्रस्ट से आप कर रहे हैं वो आपको डिफरेंटली फंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आप क्या बनना चाहते हैं, किस तरह आपका मॉड्यूल चल रहा है। राइट,
अ, इसको अगर सुलेमान हम कंपेयर करें अपने सिस्टम के साथ, ठीक है? हम भी एक उसी हायरार्की स्ट्रक्चर में से गुज़र के आए हैं, व्हिच वाज़ वे डिफरेंट फ्रॉम द पीपल यू नो इन यूके। तो हमारा अभी तक जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 हमारा वहाँ पे हायरार्की होती थी। एक नर्स मैनेजर है, बैंड 8 हम कह सकते हैं वहाँ पे चीफ ऑफ नर्स है, फिर उसके बाद नर्स मैनेजर है, देन हेड नर्स है एंड देन नॉर्मल नर्स है जो भी चार्ज नर्स जिसको हम कहते हैं। हमारा प्रोफेशनली हम जो है ना वो कितने अंडर डेवलप्ड है एज़ कंपेयर टू द पीपल यू नो हियर। यहाँ पे आप एज़ ए बैंड 7 अब काम कर रहे हैं, आप बैंड माशाल्लाह बैंड 5 पे काम कर रहे हैं। आपने जो प्रोफेशनली लोगों को देखा है जो मैनेजमेंट की पोजीशन पे है, लीडरशिप की पोजीशन पे है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द नर्सेस फ्रॉम पाकिस्तान? I will let Harun to speak. देखो, अब यहाँ के लोग जो यहाँ पर हैं मोस्टली उनको देखा कि वो अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। राइट, उनकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जब वो एक बार शिफ्ट पे अपनी ड्यूटी पे हैं तो बस फिर वो ड्यूटी पे हैं, फिर उनको अपने पर्सनल किसी काम से मतलब नहीं है। राइट, लाइक हम जब यहाँ पर आ रहे हैं तो हमारी वहाँ की प्रैक्टिस है, यहाँ पर आके भी हम ज़रा थोड़ा रिलैक्स ढूँढते हैं कि हमारी शिफ्ट बस निकले, जान छूटे। बट यहाँ के लोग बहुत अपनी जॉब के साथ अपनी शिफ्ट के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। और जैसे सुमरान भाई जितनी बात कर रहे हैं वो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, यहाँ के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अभी तक जितनी बात। राइट, बट मैं इसमें थोड़ा ऐड करूँगा कि लाइक यहाँ के पर्सनल के अंदर की चीज़ आ रही है कि लाज़मी नहीं कि आप इसी चैनल्स को लेके आगे जा रहे हैं। वही जो सीन पाकिस्तान में चल रहा है वो यहाँ पर भी लेटे जाता है। हर जगह का सिस्टम एक ही है कि लोगों की अगर Yeah. आपकी अच्छी डील बनती In है, terms आपकी of politics, yeah. पॉलिटिक्स है, कहें कि है, नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब एक नॉर्मल सोच आती है कि अगर हम कंपैरिजन में हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान बहुत अंडर डेवलप है तो वहाँ पे सिफारिशें चल जाती हैं, ये हो रहा था, तो बाहर ऐसा नहीं होता। होता है, हर जगह होता है, बट एक सर्टेन लिमिट तक होता है। यहाँ राइट, पे भी लोग पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं। अगर बैंड 5 किसी बैंड 7 की पर्सनल प्रेफरेंस पे है तो वो ईज़िली जंप करता जाएगा आगे, होता है। लेकिन ये है कि जैसे हम लोग हैं, हम डिफरेंट एरिया से आए हुए हैं, तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा जल्दी कॉन्टैक्ट्स नहीं बनते और हमें राइट, प्रॉपर चैनल को ही फॉलो करना होता है। श्योर, बट ये है कि यहाँ के लोगों के अंदर ये चीज़ है कि वो अपने जॉब के बहुत सिंसियर हैं। हम लोग उनको देखते हैं कि खैर अब हम भी हो गए हैं, हम भी अब अपनी शिफ्ट पूरी करके आते हैं। बट ये है कि होता है, आपको पर्सनली फील हो जाएगा जब पाकिस्तान के नर्स यहाँ पे मूव करता है, तो हम वहाँ पे बड़ा कहते हैं कि हमने वहाँ पर इतनी शिफ्ट की भी बात कर लूँ, एक यहाँ पर शिफ्ट जो सी हम 12 आवर्स 11.5 आवर्स की कर रहे होते हैं और हम 3 दिन काम करते हैं, 4 दिन ऑफ करते हैं यहाँ पर। लेकिन वो भी ट्रस्ट टू ट्रस्ट वेरी होता है, आपकी जॉब पे भी होता है। कहीं पे आप 4 डेज इन अ वीक कर रहे हैं, कहीं पे 3 डेज इन अ वीक कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमें होता है कि हम तो वहाँ पे 6 दिन काम करते थे, वहाँ पे हमने 12 आवर्स की शिफ्ट किया, तो वहाँ पे तो मसले नहीं, यहाँ पे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पता चलता है कि आपने शिफ्ट गुजारी है। और फिर जब आप इनके सिस्टम के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं प्रॉपर्ली, फिर उनके हिसाब से तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक यहाँ के लोग अपनी जॉब के बहुत सिंसियर हैं और ये पॉजिटिव बात है इनके लिए। व्हाट डू यू से अबाउट दिस सुलेमान? मेन डिफरेंस जैसे हारून ने कहा, मैं भी यही कहूँगा कि ऑब्वियसली आपकी भी होगी लाइक अपनी पर्सनल असेसमेंट भी, ये लोग अपने काम के साथ सिंसियर हैं, लाइक चीट नहीं करना चाहते, अपने काम को पूरा करना चाहते हैं। और अल्टीमेटली हर बंदा यही चाहता है कि मैं आज किसी बंदे की लाइफ में कुछ डिफरेंस ला सकूं, पॉजिटिव। अपने पेशेंट की के एक्सपीरियंस को किस तरह मैं बेटर कर सकता हूँ, किस तरह डिफरेंस ला सकता हूँ। और जो एम्पैथी हम वहाँ पे किताबों में पढ़ते हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिकली देखने को मिलती है। बस यही डिफरेंस है। वो जो प्रोफेशनल मैच्योरिटी की बात हम पहले कर रहे थे, वो कूट कूट के भरी हुई है। श्योर। जब न्यू नर्सेज आते हैं, बहुत सारे जो नए नर्सेज आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अपना स्टार्ट किया था तो हम क्लिनिकल रोटेशन के ऊपर जाते थे, तो हम कोशिश करते थे हम उस बंदे के साथ काम करें जो हमें एक अच्छा फील कराए, हमें जो है ना उसके साथ एक दोस्ती बन जाए, उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाए। एंड मुझे अभी भी याद है बहुत सारे हेड नर्सेज होते थे जिनको हम देखना पसंद नहीं करते थे, Exactly. only because they are so rude, though they are so in aura of becoming the best person in the world. और हाँ वही उनको ये लगता था कि वो बहुत ऊपर है हमसे। तो उस चीज में आप कैसे देखते हैं यहाँ के जो हेड नर्सेज हैं, मैनेजमेंट है, लीडरशिप रोल्स के अंदर है, बैंड 8 तक लोग आपको
जो है ना वो कैसे मिलते हैं यहाँ पे? मैं स्टार्ट करूँ जैसे आप जब आपने स्टार्ट किया था। वाकई बहुत अच्छे हैं मैनेजर तो आपके यहाँ पे इतने को मीठे होंगे कि आप कहोगे कि बस इनसे बढ़ के कोई नहीं है। राइट। उन्होंने अपने स्टाफ को खुश रखना उनकी प्रायोरिटी है। उन्होंने अपनी शिफ्ट का जितना स्टाफ है उनको खुश रखना है। हर लिहाज से आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। आपको छुट्टी चाहिए छुट्टी मिलेगी। आपका पर्सनल कोई इशू है वो उसको डील करेंगे। प्रॉपर आपको लाइक फुल पैम्पर करेंगे आपको उस टाइम पे कि हम यहाँ के अच्छे बहुत एज कम्पेयर टू अगर हम पाकिस्तान में देखें तो कुछ जिनको हम अपनी लैंग्वेज में क्रॉनिक नर्सेज उस टाइम पे कहा करते थे क्रॉनिक नर्सेज ये इन्होंने सीट से नहीं उठना और उन्होंने सिर्फ ऑर्डर करना है। नहीं यहाँ पे बैंड 7 आपके साथ प्रॉपर बेड साइडर का काम करेगा। आपकी शिफ्ट में स्टाफ की शॉर्टेज है आपका बैंड 7 अपने रोल को स्विच कर देगा बैंड 5 पे और प्रॉपर वो भी पेशेंट लेगा हम भी पेशेंट लेंगे वो प्रॉपर मेडिकेशन सब कुछ करेगा वो। तो ये एक इनके अंदर बहुत पॉजिटिव एक चीज है कि ये उस चीज के अंदर वो एक होता है एक प्राउड होता है वो नहीं हाँ इंसल्ट नहीं अफसरशाही नहीं है इंसल्ट ना बिल्कुल ना अफसरशाही ये इनमें ये इनकी बहुत पॉजिटिव बात है। बिल्कुल नहीं है। सही। अफसरशाही बिल्कुल नहीं है। द मोस्ट दूसरा एक और भी बात ये है कि इन सिस्टम इस तरह से डिजाइन है कि हर बंदा किसी ना किसी को अकाउंटेबल है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं वार्ड मैनेजर हूँ तो मैं किसी को अकाउंटेबल ही नहीं हूँ मैं भी अकाउंटेबल हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नॉट लिसनिंग टू माई ओन स्टाफ माई स्टाफ हैज गॉट अ चैनल टू फॉलो। यस। मेरे से ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं जिन तक वो पहुंच सकते हैं और उन तक पहुंचने की रसाई इतनी ही आसान है जितनी मुझ तक जस्ट एन ईमेल और जस्ट एन ईमेल और जस्ट अ फोन कॉल। उनका ईमेल एड्रेस भी आपके पास लाइक सब कुछ है। आपने उनका नाम लिखना आपके पास सारा उनका रिकॉर्ड आ जाएगा सारी डिटेल्स आ जाएगी। द मोस्ट एंटिसिपेटिंग क्वेश्चन सुलेमान जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात करते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है हम लोगों के लिए। तो प्लीज सैलरी स्ट्रक्चर क्या है एंड अदर बेनिफिट्स you are having as a band 7 nurse in UK? सैलरी स्ट्रक्चर काफी चेंज है। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। अपना बैंड 5 की सैलरी जो है वो बैंड 5A की जो सैलरी वो है 28,407 एंड बैंड 6 की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है 35,392 और बैंड 7 की जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है 7A की वो है 43,742 एंड 7C की है 50,000 प्लस है। बैंड 8 की फिर अगेन 50,000 प्लस स्टार्ट है और इसी तरह बैंड 8B की 58, 70 और फिर इस तरह से आगे जाती है। Depends on your experience and this is per annum. This is per annum. ये ना कोई समझ लेके पा रहा है। एक महीने में मिल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। प्लस इसके अंदर डिडक्शन भी होनी है अभी। इसके अंदर इसके अंदर ये मजेदारी की बात है कि इसके अंदर डिडक्शंस भी हैं। इसके अंदर आपकी 3 चीजों की डिडक्शन होती है। One is your pay जिसे कहते हैं PAYE, that is आपका टैक्स जो आपकी सैलरी से फौरन से डिडक्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है नेशनल इंश्योरेंस है फिर उसके बाद आपकी पेंशन है और आई थिंक टैक्स जो है वो बिलो 50,000 is 20%. And that is on your cumulative salary. It's not only on your basic salary. अगर आप ये कह रहे हैं कि जी मैं 28,000 फॉर एग्जांपल मेरा बैंड 5A मैं 28,000 पे कमा रहा हूँ लेकिन बैंक करके मैं 50,000 कमा लेता हूँ तो इवेंचुअली वो आपको 70,000 पे लेके जा रही है और 70,000 पाउंड का टैक्स जो है वो 40% है। और इस तरह से I now fall in 40% tax bracket. So that is another इसमें और इसमें one more thing इसमें एरिया लॉन्चेस भी मैटर करते हैं। हर किसी की सैलरी फिक्स नहीं होती और हर ट्रस्ट फिक्स सैलरी दे भी नहीं। ये बेसिक सैलरीज हैं जो NHS इंग्लैंड बट यही कुछ जो स्पेशल एरियाज के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो डिफरेंट सैलरीज हैं। बेसिक किसी को फॉलो किया जाता है बट कई जगह पे लॉन्चेस ऐड अप हो जाते हैं तो लोग इसमें कन्फिग करते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान से वो फोन करके यही चीज कर रहे होते हैं कि जी
उस हॉस्पिटल में तो सैलरी इतनी है, इस हॉस्पिटल में क्यों है? हाँ, तो बेसिक रीजन अलाउंसेस है, एरिया अलाउंस है, और इसमें Sure. कुछ नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार पेंशन नहीं लेनी चाहिए एनएचएस में जब आप काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो छोड़ के चले जाना है, या मतलब एक माइंड में होता है, पता नहीं जाना नहीं जाना, पेंशन नहीं लेनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? एनएचएस पेंशन एक बहुत एक वास्ट Controversial. Yeah. लेकिन मैं वही चीज रिकमेंड करूंगा जो मैं खुद कर रहा हूँ, और मैं खुद ये Right. कर रहा हूँ कि मैं पेंशन डिडक्ट करा रहा हूँ अपनी सैलरी से। उसकी दो रीजंस हैं। एनएचएस पेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट पेंशन। यूके के अंदर दो डिफरेंट पेंशन हैं। एक आपकी स्टेट पेंशन है, एक आपकी जो आपकी अपना इंडिविजुअल जिस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं इसको, जिसमें एनएचएस है, एनएचएस की पेंशन है। एनएचएस की पेंशन के लिए आप 55 इयर्स के बाद एलिजिबल हैं। अगर आप 55 इयर्स पे रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आप 55 इयर्स के बाद से पेंशन पे जा सकते हैं, एनएचएस की पेंशन पे। और लोग यही, यहाँ पर बहुत से लोगों ने यही किया हुआ है कि वो 55 इयर्स के बाद रिटायरमेंट लेते हैं, एनएचएस पेंशन लेते हैं, जिसमें आपको एक लमसम अमाउंट मिलती है, और उसके बाद फिर आपको मंथली हर मंथ आपको पेंशन मिलती है। और फिर स्टेट पेंशन जो है वो आपको आई थिंक मेल्स के लिए 68 इयर्स है और फीमेल्स के लिए 65 इयर्स है। और उसके बाद फिर आपको जो स्टेट पेंशन है वो उसमें ऐड हो जाती है, बट स्टेट पेंशन थोड़ी काफ़ी मिनिमल होती है एज कम्पेयर टू योर एनएचएस पेंशन। अब एनएचएस पेंशन इज योर लाइफ इंश्योरेंस एज वेल। एनएचएस पेंशन को कुछ लोग जो ऑप्ट आउट कराने का सोच रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एनएचएस पेंशन आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी है। अगर इन केस खुदा न खास्ता आपको गॉड फॉरबिड कोई इस तरह का मामला हो जाते हैं आपके साथ व्हाइल यू आर ऑन जॉब, व्हाइल यू आर सर्विंग, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या आपकी डेथ हो जाती है गॉड फॉरबिड, या कुछ इस तरह से कोई ऐसा मामला हो जाता है जिससे आप अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, चाहे वो हादसाती है चाहे वो कुदरती है। उन दोनों ही सूरतों में अगर आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, जिसमें आपके बच्चे और आपकी वाइफ हैं, बिकॉज आपके बच्चे क्योंकि एडल्टहुड से नीचे हैं और आपके एज आपके डिपेंडेंट्स हैं, थ्रू आउट जब तक कि आपके 55 इयर्स या जब तक कि आपकी पेंशन की एज नहीं आती, और तब तक, या फिर आपके बच्चे जब तक 18 साल के नहीं हो जाते, तब तक आपके बच्चों को आपकी फुल सैलरी एवरी मंथ मिलेगी। Right. आप खुदा न खास्ता अगर आपकी मौत वाक़या हो गई है किसी भी सूरत में, चाहे हादसाती है चाहे कुदरती है, आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को एक सिक्योरिटी है कि उनको, और फिर जो लमसम पैसे जैसे आपको रिटायरमेंट पे मिलने थे वो भी आपकी वाइफ को और आपके बच्चों को मिलेंगे। That's great. That's great. So NHS pension is not just a pension; it's basically a life insurance policy. Right. इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे होते हैं if you're working as a nurse in NHS. Exactly. सुलेमान एंड हारून, लास्टली काफी लंबी वीडियो हो गई है, आपके थॉट्स एंड मैसेजेस फॉर द नर्सेस हु आर कमिंग और प्लानिंग टू कम इन यूके? मेरा तो यही होगा कि जो भी प्लान कर रहा है अपने प्लान पे स्टिक रहें। OAT आया ऑल्दो एक मुश्किल टेस्ट है और हमें जो मार्क्स रिक्वायर्ड हैं वो लेना मुश्किल चीज़ है, बट ज़रूर उसको कंटिन्यू रखें, छोड़े ना। बेशक 2 दफ़ा फेल हो रहे हैं, 3 दफ़ा, जितनी भी दफ़ा फेल हो रहे हैं, एक दफ़ा पास ज़रूर करते हैं। मैं पर्सनली मैं भी फेल होके ही पास हुआ हूँ, तो सब में एक स्ट्रगल सबकी होती है, बट ये है कि बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं वंस यू आर हियर, तो अप्लाई करते रहें। अभी जॉब्स का काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है बिकॉज ट्रस्ट के पास पैसे नहीं है, हायरिंग बंद कर रहे हैं, एक डिफरेंट वो केस है, बट आप अपना 100% दें। वंस यू आर हियर आपका जितना पैसा लगा सब पूरा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ज़रूर इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, और जितने भी लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं सो बी पॉजिटिव और हमसे सीख लें कि यहाँ पर ज़रूर है हम खुश हैं। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि अगर हम खुश हैं तो हम वही रिकमेंड आपको भी करेंगे कि आप इस चीज़ को फॉलो करें और यहाँ पर पहुँचें। और मेरा भी मैसेज यही है कि हमेशा अपने आपका जो गोल्स है, गोल्स विदाउट ड्रीम्स just क्या था, ड्रीम्स विदाउट गोल्स इज जस्ट ड्रीम्स।
तो Yeah. अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने मैं क्योंकि डेंजल वाशिंगटन का काफी बड़ा फैन हूँ, तो मैं जरूर उसकी काफी सारी बातों को फॉलो करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि वाकई ऐसा ही है, अगर आपके जो ड्रीम्स हैं अगर वो सिर्फ ख्वाबों की हद तक ही हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार अच्छे बल्ब लग जाए कितना मजा आ जाएगा, तो भाई उसके लिए जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ हीला करना पड़ेगा। अल्लाह भी यही कहता है कि हीला करोगे तो फिर वसीला मैं बनाऊंगा, तो हीला करना पड़ेगा फिर ही वसीला बनेगा, और वसीला वो बनाता है, ये उसका वादा है और ये उसने कहा है, और इंसान तो है नहीं कि जो अपनी बात से मुकर जाए। उसने कहा है कि वो वसीला बनाएगा और वो बनाता है। मुझे बनाए, हारून को बनाए, मुबशिर को बनाए, किसी को बनाए, XYZ किसी को भी वो बना सकता है वसीला, और आपका ड्रीम पूरा होगा। ये आपकी अपनी मेहनत पे है कि आप कितना जोर और शोर से मेहनत कर रहे हैं। और मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूँ कि इवेंचुअली जो लोग नेगेटिव साइड पे मेहनत करते हैं फल उनको भी मिलता है। वो अलग बात है कि उसका एक अदर वे राउंड भी है, सजा जजा का भी एक चक्कर है, लेकिन ये है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। आप पॉजिटिव किसी भी साइड पे करें, बट पॉजिटिव मेहनत जरूर करें, अपने गोल्स को फॉलो करें, ऐसे ना छोड़े, हिम्मत ना हारें। हिम्मत हारेंगे तो फिर Never give up. Never give up. This is what I do. I never give up. Bashir, I would like to take this opportunity to thank you as well for all the efforts you are making. अपना चैनल जिस तरह से आपने स्टार्ट किया है और इस सारे विजन को आप कैरी किए हुए हैं, और किस तरह से आप अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं इन द ग्रोथ एंड बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तानी नर्सेज। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं, और आई थिंक यू डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज। और आई थिंक कि और टाइम टू टाइम जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो कभी ज़रूर पता चलता है कि आप की वीडियोस को लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं। एंड आई मीन ऑल at this point of time, I think all we need to be an inspiration for other people, ताकि उनको कहीं से शायद एक वो किक मिल सके कि we have to do this, we have to do that, और हमें इस बात को फॉलो करना है यार, we can do it। और the way you are encouraging people, and even आपके vlogs जो छोटे-छोटे आप travel vlogs बनाते हो, जी जी, I mean that they are very inspirational as well, so hats off to you। थैंक यू सो मच सलेमान एंड हारून, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। It was really inspiring and motivating, both of your stories, and thank you so much again. मिलते हैं फिर कभी एक नई। Thank you very much Mubashir, thank you very much for having us।